नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 के लिए ये सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 है, जिसमें कि हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कवर कर रहे थे। कुछ बुक्स को हमने पिछले मॉक में कवर किया था। यहाँ पे हम 8th, 9th और 10th की जो किताबें हैं एनसीईआरटी की, वहां से ज्योग्राफी के अच्छे वाले क्वेश्चंस देखेंगे। बाइलिंगुअल फॉर्मेट है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसकी स्थापना कब की गई थी। और साथ में यह भी पूछा गया है कि कौशल विकास योजना जो चलाई गई थी 2015 में, उसमें 1 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने का, मतलब रोजगार प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था। तो कब से कब तक का लक्ष्य था वो बताना है। अब इसमें आप दोनों चीजें देखें और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, 1985 में ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्टैब्लिश होता है और 2016 से लेकर 2020 के बीच में ये टारगेट रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। इसमें कहा गया कि भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है वो बताइए, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। और व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से असल में, क्योंकि यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति हैं उसके आधार पर डेंसिटी तय की जाती है। और पूरी दुनिया में ये जो औसत है ये कितना है ये भी बताना है। तो भारत का औसत कहीं ज्यादा है दुनिया के औसत से, ये आपको वैसे भी मालूम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। 382 लोग जो है वो 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में अपने देश में रहते हैं और 51 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में पूरी दुनिया में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अक्रॉस द होल वर्ल्ड। ये कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट पाई जाती है पूरी दुनिया भर में। तो ये आपका साउथ सेंट्रल एशिया है। इसमें अगर आप देखें तो साउथ सेंट्रल एशिया जो है वहां पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। तो डी वाले को चुना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सी नदी या कौन सी नदियों के उपजाऊ मैदानों में घनी आबादी वाले क्षेत्र नहीं आते हैं। आमतौर पर सभ्यताएं नदियों के किनारे ही डेवलप होती हैं, जहां खाना पानी मिलेगा वहीं रहेंगे। लेकिन कुछ नदियों के डेल्टा या कुछ नदियों के जो मैदानी क्षेत्र है वो ऐसे होते हैं कि उपजाऊ होने के बावजूद वहां कोई नहीं रहना चाहता। तो ऐसा जो क्षेत्र है वो इसमें से कौन सा होगा, अमेजन का होगा। थोड़ा सा एरिया से भी आप गेस कर सकते हैं, ऐसे जंगली एरिया में कौन रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। यहां पर कहा गया कि गलत विकल्प का चयन करिए। तो ओसाका के बारे में कहा जा रहा है कि ओसाका जापान में एक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र निर्माण केंद्र है, यानी यहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है क्या चीज, कॉटन टेक्सटाइल। और साथ में जापान का मैनचेस्टर भी इसको कहा जाता है। और पूरी तरह से ये आयातित जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, उस पर डिपेंड करता है। और ओसाका में जो कॉटन के लिए, मतलब कॉटन यानी कपास जो है कपड़े बनाने के लिए, वो मिस्र से आता है, भारत से आता है, इंडोनेशिया भी भेजता है और ब्राजील से भी कपास आता है। तो अब देखकर बताएं गलत क्या है। देखिए 5th वाला जो है ना, इसका डी वाला गलत है। असल में कुछ देशों से वो आयात तो करता है लेकिन सभी से नहीं करता है। इसमें आप डी वाले ऑप्शन को ध्यान से देखें। कपास मंगाता कहाँ से, मिस्र से मंगाता है, भारत से मंगाता है, चीन से मंगाता है और यूएसए से मंगाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि अहमदाबाद में पहली सूती मिल जो है उसको कब स्टैब्लिश किया गया था वो बताइए। और साथ में ये बताइए कि कौन सा ऐसा निकटतम बंदरगाह है अहमदाबाद से जहां से मशीनों का आयात आराम से हो सकता है और साथ में सूती वस्त्रों को भेजा जा सकता है, मतलब ये दोनों सुविधा मिल जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 6 वाले का सी वाला हो जाएगा। मतलब 1859 में पहली जो सूती मिल है, टेक्सटाइल मिल है, उसको स्टैब्लिश किया गया था और मुंबई पोर्ट सबसे नियरेस्ट है जहां से ये दोनों काम हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 7th वाले में कहा जा रहा है कि इन करेक्ट ऑप्शन को बाहर करिएगा। तो मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और लेनिन आते हैं। और साथ में ऊन, रेशम, कपास और जूट जो है ये प्राकृतिक रेशे हैं यानी नेचुरल फाइबर है, ये भी कहा जा रहा है। गलत क्या है आप बताइए। तो देखिए इसमें केवल पहला वाला जो है वो गलत है, दूसरा वाला जो नेचुरल फाइबर का दिया है वो तो ठीक है। पहले वाले में क्या है, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सिंथेटिक फाइबर है, न कि नेचुरल फाइबर कहे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब मनुष्य इनको बनाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। ब्रिटिश शासन से पहले भारत के कुछ क्षेत्र जो थे वो कॉटन क्लोथेस के लिए या उनके संदर्भ में अपनी गुणवत्ता और डिजाइन के लिए दुनिया भर में जाने जाते थे। तो अब इसमें कौन कौन से ऐसे इलाके थे आप देखकर बताएं। तो कालीकट का मलमल था, ढाका की छीट थी, इसके अलावा मसूलीपट्टनम के कैलिको थे, बुरहानपुर, सूरत और बड़ोदरा के जो जरी वाले कामदार कपड़े होते थे वो इसमें आते थे, मतलब वो सूती ही होते थे, जरी का काम होता था। तो अब इसमें आप देखकर बताएं सही कौन सा है।
डी वाला हो जाएगा बुरहानपुर। यहाँ देखें, बुरहानपुर सूरत बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती कपड़े। भारत में जो उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले सूती वस्त्र का उत्पादन है उसकी परंपरा बहुत पहले से है और ब्रिटिश काल से पहले का जो समय था उसमें ढाका का मलमल था, मसूलीपट्टनम की छीट थी, कालीकट के जो कैलिको और बुरहानपुर सूरत वाला जो इलाका था वहां के जितने भी सुनहरी जरी के कामदार वस्त्र थे वो यहाँ फेमस थे। तो ढाका का मलमल था, यहाँ उल्टा सीधा दे दिया है, सिर्फ डी वाला सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि पहली सफल यंत्रीकृत जो कपड़ा मिल है वो कहाँ पर स्टैब्लिश की गई थी, आपको बताना है, मतलब मशीन से वो सज्ज थी। और उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पर जाना जाता था। अब इसमें दो दो के पेयर दिए हुए हैं, आप देखकर बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, मुंबई और पुडुचेरी पहली जो मशीन से सज्ज वस्त्र मिल है यानी कॉटन मिल है वो स्टैब्लिश की गई थी मुंबई में, और ये पुडुचेरी है यूटी जो कि सूती वस्त्र निर्माण के लिए काफी प्रमुख केंद्र के तौर पे जाना जाता है। इसके बाद 10th नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इनकरेक्ट ऑप्शन को आपको बाहर करना है। तो पिट्सबर्ग ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है, यानी ये स्टील सिटी कही जाती है। और कच्चा माल जैसे कि कोयला जो है ये पिट्सबर्ग में ही पाया जाता है, जबकि लौह अयस्क की अगर बात करें तो ये मिशिगन की जो लोहे की खाने हैं मतलब आयरन माइंस हैं वहां से प्राप्त किया जाता है। तो अब इसमें आप देखकर बताएं कि गलत कौन सा है। कोई भी क्षेत्र अगर एक औद्योगिक केंद्र के तौर पर डेवलप हो रहा है तो निश्चित रूप से उसे जो रॉ मटेरियल है वो आसानी से मिल रहा है और एनर्जी का सोर्स भी वहां पे अच्छा खासा है, ये दो चीजें होंगी। अब इसमें आप देखकर बताएं। तो देखिए इसका बी वाला जो ऑप्शन है उसको हम चुनेंगे, यानी ओनली सेकेंड, गलत चुनना है हमें। पिट्सबर्ग जो है ये यूएसए का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है, मतलब इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। और कच्चा माल जैसे कि कोयला ये पिट्सबर्ग में ही पाया जाता है। और लौह अयस्क ये कहाँ से प्राप्त करता है, तो जो मिनेसोटा की लोहे की खाने हैं, मिनेसोटा नाम की जो जगह है वहां जो आयरन माइंस है वहां से प्राप्त करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड ये कहाँ शुरू की गई, मतलब किस जगह पे, और वो स्थान और खरकई नदियों के संगम के बीच में स्थित था। मतलब कौन कौन सी दो नदियों के बीच में स्थित था संगम पर, ये आपको देखना है। तो एक नदी का नाम तो दे दिया है, दूसरी नदी का नाम बताना था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ये साकची है और स्वर्ण रेखा और खरकई के संगम पर ये स्थित था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो सुपीरियर है, ह्यूरॉन है, ओंटारियो है, मिशिगन है, ये जो झीलें हैं इनको ग्रेट लेक्स के नाम से कंबाइंडली जाना जाता है। और जियोग्राफिकली अगर देखें तो जो जमशेदपुर नाम का स्थान है मतलब अपने देश में, वो लोहा इस्पात केंद्र के तौर पे सबसे ज्यादा सुविधाजनक केंद्र है, मतलब सुविधाजनक जगह है। अब इसमें आप देखकर बताएं कि गलत कौन सा है। तो 12th नंबर का जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका केवल पहला वाला गलत है। ठीक, मतलब ग्रेट लेक्स जो है उसमें सुपीरियल झील है, ह्यूरॉन है, ओंटारियो है, मिशिगन है और ईरी है, इतनी सारी झीलें। और साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया था। तो भौगोलिक रूप से ये जो है ये सुविधाजनक स्थान पर स्थित है। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 13 में कहा गया कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड को कोयला किन क्षेत्रों से प्राप्त होता है उन जगहों का नाम बताना है। और आयरन जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है उसको लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज, इस तरह की जो चीजें हैं वो कौन से दो राज्यों से प्राप्त होती हैं, उन राज्यों के नाम भी आपको बताने हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर एक जगह का नाम और दो राज्यों का नाम आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। देखकर बताइए क्वेश्चन नंबर 13, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। झरिया से प्राप्त होता है कोयला। और बाकी आप देख रहे हैं राज्यों के नाम उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये जितने भी आप देख रहे हैं सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। एक ऐसे क्षेत्र में ये स्थित है जो 4 राज्यों में फैला है, मतलब वो पूरा एरिया जो है वो 4 राज्यों में विस्तृत है। और कौन सा राज्य उन 4 राज्यों में नहीं आता है ये आपको देखना है। तो यहाँ राज्यों के नाम आप देख लें और बी वाला हो जाएगा। मध्य प्रदेश उससे बाहर हो गया है। मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल होता जब छत्तीसगढ़ उससे अलग नहीं रहता, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। कौन सा देश वो है जो कि उन देशों के अंतर्गत नहीं आता है जो कि लौह इस्पात उद्योग में अवस्थित है या लौह इस्पात उद्योग से सुसज्जित है, ऐसा कहा जा सकता है। तो कौन सा देश उससे बाहर है आपको बताना है। और कौन सा देश उन देशों के अंतर्गत नहीं आता है जिसमें कि सूती वस्त्र उद्योग स्थित है। अब इसमें आप देख लीजिए, जो नहीं आते हैं वो आपको बाहर करना है। और क्वेश्चन नंबर 15 का इसीलिए जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ताइवान इससे बाहर है जो कि लौह इस्पात उद्योग से वंचित है। और उसके अलावा रशिया जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के मामले में इन देशों के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। मध्यवर्ती कैलिफोर्निया जो है वहां पे सिलिकॉन वैली और भारत का जो बेंगलुरु क्षेत्र है वो कौन से उद्योग के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, या आयरन स्टील वाला है, कॉटन टेक्सटाइल वाला है, इसमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 का ए हो जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब सिलिकॉन वैली के तौर पे इन्हें जाना जाता है, सिलिकॉन की चिप्स
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। इसमें कहा गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द भोपाल गैस ट्रेजेडी टेकन प्लेस। ये जो भोपाल गैस कांड था ये किस साल हुआ ये बताना है। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन इन 1989 द ऑफिशियल डेथ टोल वॉज, मतलब जो ऑफिशियल डेथ टोल था वो कितना था। अब इसमें संख्या भी आपको बतानी, मरने वालों की संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, 1984 में होता है 3598 लोग, ये सरकारी आंकड़ा था और इससे कहीं ज्यादा लोग मरे थे। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष चोंगिंग के गांव काओ में या गांव कायो में एक गैस कूप में विस्फोट हुआ था, मतलब वो गैस का कुआं था वहां पे विस्फोट हुआ था, वो समय आपको बताना है। और चोंगिंग निम्नलिखित में से कौन से देश में स्थित है ये आपको बताना है। ये जो चोंगिंग नाम की जगह है ये कौन से देश में है। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2005 में ये कांड होता है और ये चाइना में स्थित है। नाम से भी आप थोड़ा सा यहाँ गेस कर सकते हैं, हालांकि कोरियन नाम भी कुछ इसी मिलते जुलते ही होते हैं। 23 दिसंबर सन 2005 की तारीख थी। चीन का जो गायो काओ चोंगिंग है वहां पे एक गैस के कुएं में एकाएक धमाका हो जाता है और 243 लोग मर जाते हैं, करीब 9000 लोग जो हैं वो घायल होते हैं और 64,000 लोगों को वहां से निकाला जाता है क्योंकि आग और जो गैस है वो फैलने लगती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। गलत विकल्प का आपको चयन करना है और ये जितने भी स्टेटमेंट है मतलब दो ही है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के बारे में है। इसमें से आप देखें तो प्रारूपिक फार्म का आकार जो है वो 250 हेक्टेयर का यहाँ पर होता है, मतलब टिपिकल जो फार्म होते हैं वो इतने बड़े साइज के होते हैं। कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन और शुगर बीट जो है ये यहाँ की मुख्य फसलों के तौर पे जाने जाते हैं। अब इसमें आप देखें तो देखिए 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, दोनों सही है, तो दोनों इन्फॉर्मेशन है उनको देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज नोन बाय द डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू इट, मतलब शिफ्टिंग कल्टिवेशन को अलग अलग नामों से जानते हैं। तो झूमिंग कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मिल्पा कहा जाता है मलेशिया में, रोका कहा जाता है मैक्सिको में और लदांग कहा जाता है ब्राजील में। सही क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए वाला ही एकमात्र सही है। झूमिंग जो है ये उत्तर पूर्वी भारत में कहते हैं, ये सही दिया है। बाकी मिल्पा जो है वो मैक्सिको में कहते हैं, रोका जो है वो ब्राजील में और लदांग जो है वो मलेशिया में कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। पटसन फसल जो होती है यानी जूट, उसके बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको सिलेक्ट करनी है। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है, मतलब दोमट चिकनी पानी जो नदियों द्वारा लाई गई मृदा होती है, उसमें ये अच्छे ढंग से डेवलप होता है। इसे ऊंचा तापमान, बहुत कम बारिश और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और जितने भी उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहां पे इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है। भारत और बांग्लादेश इसके मामले में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के तौर पर दिखाई देते हैं। तो अब इसमें बताइए कि गलत कौन सा है। तो 21 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मतलब यहां दिया है कि इसे ऊंचा तापमान चाहिए, चलिए ठीक है, लेकिन कम बारिश के बिना तो इसका काम ही, मतलब कम बारिश की वजह से तो ये उग ही नहीं पाएगा। बारिश इसको खूब भरपूर मात्रा में एकदम डूबी हुई बाढ़ वाली बारिश चाहिए होती है, तब जाकर जूट पैदा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो कॉफी की जो फसल होती है उसको रिक्वायरमेंट क्या होती है कि वार्म और वेट क्लाइमेट होना चाहिए और वेल ड्रेन लूमी सॉयल होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और हिली स्लोप जो होते हैं वो काफी ज्यादा सुटेबल होते हैं कॉफी की फसल को उगाने के लिए। और टॉप 3 कॉफी प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज है उसमें अगर हम देखें तो ब्राजील पहले नंबर पर है, उसके बाद वियतनाम है, फिर कोलंबिया है। अब इसमें से आप ये बताइए कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं है, जितने हैं वो सभी सही हैं। इसके बाद 23 को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो कपास की बढ़ोतरी के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, भारी मात्रा में बारिश चाहिए होती है और 210 दिनों तक कम से कम पाला नहीं पड़ना चाहिए, यानी जो फ्रॉस्ट है उसका असर नहीं होना चाहिए, तब जाकर ये बढ़िया से उगेगा। कपास की खेती के लिए ये रिक्वायरमेंट है। और कपास को जलोढ़ मिट्टी चाहिए होती है, एलुवियल सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। और टॉप 3 लीडिंग प्रोड्यूसर जो कपास के हैं यानी कॉटन के हैं, उसमें चाइना नंबर 1 है, उसके बाद इंडिया है, फिर यूएसए है। अब इसमें से आप ये देखिए कि करेक्ट कौन सा है, यहाँ सही की तलाश करनी है। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। यहाँ एकमात्र यही जो टॉप 3 लीडिंग प्रोड्यूसर दिया है वो सही है। कपास की वृद्धि के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा ऊंचा तापमान चाहिए होता है, हल्की बारिश चाहिए होती है, 210 दिन तक पाला रहित दिन चाहिए होता है, माने फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं। और साथ में अगर आप देखें तो जो काली और जलोढ़ मृदा है वहां पे सर्वोत्तम मात्रा में या सबसे अच्छी मात्रा में उगाई जा सकती है। तो इसमें से सिर्फ सी वाला स्टेटमेंट सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन करिए। तो चावल जो है वो विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल है, मतलब सबसे ज्यादा लोग चावल ही खाते हैं। और चावल जो होता है यानी राइस, ये अगर देखा जाए तो उपोष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश है यानी सब ट्रॉपिकल जो रीजन है वहां की मुख्य आहार श्रृंखला में शामिल है, मतलब मेन यही खाया जाता है। और चावल के लिए काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, जो ह्यूमिडिटी है वो कम मात्रा में चाहिए होती है, वर्षा भी कम चाहिए होती है, ऐसा दिया है। और चावल के प्रोडक्शन के मामले में अगर देखें तो चीन, इंडोनेशिया और भारत इसके सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के तौर पे देखे जाते हैं।
अब इसमें आप देखें कि सही कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए चावल जो है वो विश्व का प्रमुख खाद्यान्न है, ये मान सकते हैं, सही है। बाकी जितने हैं वो सब गलत है। इसको भारी मात्रा में वर्षा चाहिए होती है और उतना ही ज्यादा आर्द्रता चाहिए होती है। और टॉप 3 जो प्रोड्यूसर है उसमें चीन नंबर 1 है, उसके बाद अपना इंडिया है। जबकि अपने इंडिया में अगर देखा जाए तो एरिया वाइज ये जो राइस फील्ड है ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे इंडोनेशिया है। फिलहाल इसका ए वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, इनकरेक्ट आपको चूज करना है। तो मक्का यानी जो मेज होता है उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है मॉडरेट लेवल का टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल भी मॉडरेट होनी चाहिए और लॉट ऑफ सनसाइन मतलब सूर्य की जो चमकती हुई धूप है वो ढेर सारी मात्रा में चाहिए होती है। टॉप 3 लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेज आर यूएसए, चाइना एंड ब्राजील। मेज नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। अब इसमें आप देखकर बताएं कि इनकरेक्ट कौन सा है। फसलों के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का डी हो जाएगा। इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, जितना दिया है वो सभी सही है। चमकीली धूप मक्के को बहुत पसंद होती है और उसके लिए वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, मतलब उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो चलवासी पशुचारण सहारा के जो अर्ध शुष्क एरिया है या शुष्क प्रदेश है वहां प्रचलित है। ये नोमैडिक हर्डिंग कही जाती है और जो एरिड रीजन होते हैं वहां पे ये ज्यादा देखी जाती है फिलहाल। और उसके अलावा ये जो नोमैडिक हर्डिंग है ये अगर देखें तो मध्य एशिया और पूर्वी अफ्रीका में भी प्रचलित है और भारत के कुछ हिस्सों में भी देखी जाती है, जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर। अब इसमें आप देखें कि गलत कौन सा है, घुमक्कड़ होते हैं ये लोग। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। गलत यहाँ विकल्प का चयन करना था। तो इसमें से अगर पशुचारण का ये जो प्रोसेस है इसे हम देखें तो मध्य एशिया और पूर्वी अफ्रीका में ये नहीं पाया जाता है। ये सहारा डेजर्ट का जो सेमी एरिड एरिया है या एरिड एरिया है वहां मिलता है। इसके अलावा मध्य एशिया और भारत के कुछ हिस्सों में जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उसमें पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द शिफ्टिंग कल्टिवेशन, यहाँ पे देखिए ये सोल्टिवेशन दे दिया है। तो कल्टिवेशन इज नॉट प्रीवेलेंट। अब इसमें आप देखकर बताएं, ये थिकी फॉरेस्टेड एरिया जो अमेजन बेसिन का है वहां की बात हो रही है, ट्रॉपिकल अफ्रीका की बात हो रही है, या साउथ वेस्टर्न एशिया की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का है वहां की बात हो रही है, कहां पर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 27 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से सी वाला हो जाएगा, साउथ वेस्ट एशिया, यहां पर नहीं। बाकी जितने भी इलाके आप देख रहे हैं वहां ये भरपूर मात्रा में पाई जाती है और ये जंगलों के उजड़ने का एक मुख्य कारण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कहा जा रहा है कि किस देश में विश्व के सबसे बड़े भूतापीय विद्युत संयंत्र हैं, यानी लार्जेस्ट जो जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं वो पाए जाते हैं। और जियोथर्मल पावर प्लांट जो है ये लोकेट करता है पुंगा वैली में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी द पुंगा वैली इज लोकेटेड। अब ये आपको बताना है। तो दो चीजें एक साथ पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसमें विश्व के मतलब दुनिया के सबसे बड़े जो भूतापीय विद्युत संयंत्र हैं, जियोथर्मल पावर प्लांट है, वो पाए जाते हैं। और इसके अलावा न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, मध्य अमेरिका, ये सब भी इसमें शामिल है, यहाँ भी इनकी स्थिति है। भारत में भूतापीय जो विद्युत संयंत्र है वो हिमाचल प्रदेश का जो मणिकरण है और लद्दाख में जो पुंगा वैली है, अभी पुंगा वैली पूछा गया था कहाँ पर स्थित है, तो वहां पाए जाते हैं और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। न्यूक्लियर पावर स्टेशन दिया है और स्टेट दिया है कि मतलब उनकी लोकेशन कहां पर है। गलत इसमें से कौन सा है, तीन तो सही होंगे, देखकर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का सी वाला इसमें गलत है। यहाँ जो राणा प्रताप सागर और मध्य प्रदेश दे दिया है ये गलत है। मतलब राणा प्रताप सागर ये कोटा के पास में है, राजस्थान में है, इसको आप भी जानते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया कि गलत विकल्प का चयन कीजिएगा। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के बहुत बड़े बड़े निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब लार्ज डिपॉजिट पाए जाते हैं। साथ में ये कहा गया कि थोरियम जो है ये बड़ी मात्रा में पाया जाता है कर्नाटक का जो मोनेजाइट बालू है उसमें, मतलब मोनेजाइट प्रकार की जो सैंड होती है उसमें ये छिपा हुआ होता है। अब इसमें आप देखें कि गलत कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सेकंड वाला इसमें गलत है, बाकी जो पहला वाला है वो तो सही है। थोरियम बहुत भारी मात्रा में केरल की जो मोनेजाइट सैंड होती है, बालू होती है, उसके अंदर पाया जाता है, तो केरल यहाँ होना चाहिए था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ दो स्टेटमेंट है, गलत का आपको चयन करना है। तो इंडिया की रैंक 8वीं है इन केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड, मतलब जो कॉफी का प्रोडक्शन है उसके मामले में 8वें स्थान पे है। और द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूरोप, मतलब इस मामले में अमेरिका और यूरोप जो है वो टॉप पे हैं। अब इसमें आप देखकर बताएं कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो 31 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है, ध्यान दीजिएगा। भारत का स्थान भी याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, किन देशों में पवन फार्म नहीं पाए जाते हैं, मतलब जो विंड फार्म्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो अब इसमें आप देखें दो देशों का पेयर दिया हुआ है। देखिए 32 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, रशिया और फ्रांस, यहां पर नहीं पाए जाते हैं।
इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। मतलब दुनिया का पहला जो सौर और पवन ऊर्जा संचालित बस अड्डा था वो चर्चा में है, स्कॉटलैंड वाला, तो उसी के संदर्भ में पूछा गया है। हालांकि ये ऐसे भी क्वेश्चन है, मतलब विंड फार्म तो हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया कि विश्व का पहला, अब यहाँ देखिए वो आ गया जो बस अड्डे की बात हो रही है, तो विश्व का पहला सौर और पवन ऊर्जा संचालित बस अड्डा कहाँ पर स्थित है और जल विद्युत विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था, ये भी आपको साथ में जोड़ दिया गया है। अब इसमें से आप देखकर बताएं। तो 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें सी वाला आप चुन लीजिए। देखिए, स्कॉटलैंड और नॉर्वे। ठीक है, मतलब विश्व का पहला जो सौर और पवन ऊर्जा संचालित, मतलब ये सोलर और विंड पावर्ड बस शेल्टर है, तो इसकी लोकेशन है स्कॉटलैंड और नॉर्वे है इस प्रकार की पहली कंट्री। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया कि विश्व की ऊर्जा का कितने % हिस्सा या कितना हिस्सा जल विद्युत के द्वारा उत्पादित किया जाता है, मतलब जो वाटर एनर्जी है वहां से हम प्राप्त करते हैं। और कौन सा ऐसा देश है जो कि दुनिया भर में जल विद्युत का अग्रणी उत्पादक नहीं है, मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर या जो टॉप प्रोड्यूसर है उसमें नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, 1/4। और जो उरुग्वे है वो इस कैटेगरी में नहीं आता है, मतलब हाइड्रो पावर जो होती है उसके अंतर्गत लीडिंग प्रोड्यूसर नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। इसमें से कौन सा देश प्राकृतिक गैस का प्रमुख उत्पादक नहीं है और निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के संसाधन नहीं पाए जाते हैं, ये आपको देखना है। तो रूस और जैसलमेर दिया है, इसके अलावा ऐसे पेयर करके दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 का अगर आप देखें तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा, यूएसए एंड सम एरिया ऑफ शोर इन ओडिशा। ठीक है, मतलब रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड इस प्रकार के प्राकृतिक गैस के जो मेन प्रोड्यूसर हैं उसमें आते हैं। और भारत में जैसलमेर, इसके अलावा कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई के कुछ जो ऑफ शोर एरियाज हैं वो प्राकृतिक गैसों के संसाधन के तौर पे देखे जाते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट द मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया। अब इसमें आप देखकर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये डेल्टा ऑफ कावेरी एंड गोदावरी रिवर है। ठीक है, ए वाले ऑप्शन को आप बाहर कर दीजिए। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल प्रोड्यूसिंग एरिया इज नॉट ऑफ झारखंड। अब इसमें दो चीजें एक साथ मिलाकर पूछी गई है, इसीलिए पेयर में आंसर दिया हुआ है। तो 37 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इस प्रकार की कंट्री है और यहां अगर देखा जाए तो रानीगंज जो है वो झारखंड का हिस्सा नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो पहला स्टेटमेंट आपको बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट पैदा करता है, एल्यूमिनियम का ये ओर है, आप जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नेसाइट के मामले में भी काफी रिच है। और ऑस्ट्रेलिया में सोना, हीरा, लौह और इसके अलावा टिन, निकिल, ये सब भी काफी भारी मात्रा में प्रोड्यूस होता है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली और कूलगार्डी जैसे जो खनन क्षेत्र है, मतलब माइनिंग एरिया है, वहां से सोने के बड़े बड़े जो डिपॉजिट है वो पाए जाते हैं। अब इसमें आप देखकर बताइए गलत क्या है। तो देखिए, इसका बी वाला गलत है। इसमें से अगर हम देखें तो बी वाला गलत है कि आल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक एंड मैग्नीज। इस मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ असल में थोड़ा सा ये जो बी वाला स्टेटमेंट है, यहाँ मैग्नीज न देकर मैग्नेसाइट दिया है, तो मैग्नेसाइट की वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। अगर यहाँ मैग्नीज दिया होता तो ये सही होता। ठीक है, तो मैग्नेसाइट के मामले में समृद्ध नहीं है, मैग्नीज के मामले में समृद्ध है, और इसीलिए जो ये सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है। कॉपर, लेड, जिंक और मैग्नीज, यहाँ पे मैग्नेसाइट नहीं रहेगा, बाकी जितने स्टेटमेंट है वो सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 को देखिएगा। यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में यहाँ स्टेटमेंट दे रखा है। तो अफ्रीका जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, किस मामले में? तो हीरा, सोना और प्लेटिनम के मामले में। और दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे, ठीक है, विश्व के सोने के एक बड़े भाग को उत्पादित करते हैं। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? दुनिया का सोने का जो एक बड़ा भाग है उसका प्रोडक्शन करते हैं। तेल जो है ये नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। अब इसमें आप देखें कि कौन सा गलत है। ये सब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में है। और 39 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। इसमें से कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 40 वाले में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड, और मिनरल ऑयल इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ अमेरिकन कंट्री। अब यहाँ पे एक क्षेत्र निर्धारित कर दिया है, उसमें से आपको देखना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 जो है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ब्राजील और बोलीविया। ठीक है, ब्राजील जो है ये विश्व में उच्च कोटि के लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू जो है ये तांबे के मामले में हाई पोजीशन पे, इस प्रकार से होता है।
इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कहा जा रहा है कि 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति जिसकी आयु कितने साल है वो आपको बताना है, या उससे ज़्यादा हो, जो कि किसी भी भाषा को समझ सकता है, लिख पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब साक्षरता की परिभाषा, लिटरेसी की जो परिभाषा है उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है, उसमें कितनी आयु सीमा रखी गई ये आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर सी का जो राइट आंसर है, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, 7 साल या उससे अधिक आयु का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 को देखेगा। यहाँ कहा जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया इज एंगेज्ड ओनली इन एग्रीकल्चर, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इज कितना कितना है परसेंटेज, वो भी आपको बताना है। मतलब यहाँ पे प्रतिशत तीनों का बताना है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र जो है वहां कार्यरत आबादी का। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मतलब 64% हिस्सा जो है वो आबादी का सिर्फ कृषि में इन्वॉल्व है, और सेकेंडरी और टर्शियरी जो सेक्टर है उसमें क्रमशः 13 और 20% है। इस प्रकार से होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 को देखेगा। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो भारत में जो किशोर आबादी है, ठीक है, किशोर आबादी या किशोर जनसंख्या, वो कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पे भाग के रूप में दिया हुआ है कि वो कुल जनसंख्या का 1/4 हिस्सा है। और किशोरों को आमतौर पे 10 से 19 साल के बीच की आयु का माना जाता है, मतलब जो टीनेजर्स होते हैं। और भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया था, मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, उसकी डेट दी हुई है। अब इसमें आप देखकर बताएं कि गलत कौन सा है। तो 43 का जो ए वाला है वही गलत है, यहाँ जो ये चौथाई दे दिया है। असल में किशोर जनसंख्या ये भारत की कुल जनसंख्या का 5वां हिस्सा है, और आमतौर पर 10 से लेकर, मतलब 5वां भाग है असल में, और आमतौर पे 10 से लेकर 19 साल की जो आयु सीमा है उसके बीच के एरिया को इसमें वर्गीकृत किया जाता है। बाकी चीजें सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। यहाँ जनसंख्या नीति जो है, पॉपुलेशन पॉलिसी सन 2000 वाली, उससे संबंधित ये है। अब इसमें आप देखें, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना ये लक्ष्य है। शिशु मृत्यु दर जो है उसको 1000 में 1000 जो प्रति 1000 पर होती है उसमें 30 से कम करना, और व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना। इसमें से कौन सा नहीं, माफ कीजिएगा, इसमें से कोई नहीं का विकल्प भी आपके पास है, ये आप देख लीजिए इसमें से कौन सा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। अर्थात ये है कि जितने हैं वो सभी सही है, इसमें गलत कुछ भी नहीं। जो पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी, मतलब ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी सन 2000 वाली, उसमें ये सारे प्रावधान थे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में रहती है, और कौन सा राज्य उन 5 में शामिल नहीं है। अब इसमें उस राज्य का नाम आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। तमिलनाडु उससे बाहर है, तमिलनाडु उसमें शामिल नहीं है। बाकी महाराष्ट्र, बिहार ये सब शामिल है। उसके अलावा यूपी है, यूपी तो रहेगा ही, पश्चिम बंगाल है और आंध्र है। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, 251 से 500 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाले 2 पूर्वोत्तर के राज्यों का नाम आपको बताना है। तो सिक्किम और त्रिपुरा है, असम और त्रिपुरा है, सिक्किम और मिजोरम है, असम और मिजोरम है। इसमें से कौन सा होगा, तो देखिए इसका बी वाला हो जाएगा, असम और त्रिपुरा, ठीक है। 250 प्रति वर्ग जनसंख्या वाले जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उसमें असम का नाम आएगा। माफ कीजिएगा, 251 से ऊपर की जो प्रतिवर्ग जनसंख्या वाले या जनसंख्या घनत्व वाले पूर्वोत्तर के राज्य हैं उसमें असम का नाम आएगा और त्रिपुरा का नाम आएगा, मतलब 251 से लेके 500 के बीच में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सेक्स रेशियो एज पर द डाटा ऑफ सेंसस 2011। अब इसमें आप देखकर बताएं। और क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से बी वाला हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। लिंग अनुपात के मामले में तमिलनाडु में 995 है, आंध्र में अगर देखें तो 992 है, छत्तीसगढ़ में 991 है, मणिपुर में 987 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए। यहां पर कहा जा रहा है कि विश्व संरक्षण संघ जो है यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, उसने लाल सूची या जो रेड लिस्ट है उसके अंतर्गत 352 औषधीय पादपों की गणना की है। इसमें से कितने पौधों के अति संकटग्रस्त होने की स्थिति है और कितने के विलुप्त हो जाने का खतरा है, मतलब कितने जो है इसमें क्रिटिकली थ्रेटेंड है और कितने जो है वो इंडेंजर्ड है, ये आपको इसमें देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मतलब 52 जो है वो बहुत ज्यादा संकट में है और 49 जो है वो नष्ट हो जाने के कगार पे हैं, तो सी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। 49 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि करेक्ट ऑप्शन को बाहर करिएगा, रिलेटेड टू मेडिसिनल प्लांट्स। तो सर्पगंधा जो है ये रक्तचाप के इलाज में इस्तेमाल होता है, कचनार के पौधे से कान का दर्द भगाया जाता है, अर्जुन का जो पौधा होता है उससे अस्थमा और जो अल्सर होते हैं उन्हें ठीक किया जाता है। अब इसमें आप बताएं कि सही कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ए वाला सही है,
सर्पगंधा नाम का जो पौधा होता है, मेडिसिनल प्लांट होता है, ये हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। अर्जुन के पौधे जो होते हैं, इनसे कान के दर्द को दूर किया जा सकता है। और कचनार वाला जो पौधा होता है, ये एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, तो अस्थमा और जो फोड़ा होता है, मतलब अल्सर होते हैं, उन्हें ठीक किया जा सकता है। तो ए वाला सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, गलत का चयन आपको करना है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो रिवर्स हैं, उनके डेल्टा में मैंग्रोव वनस्पतियां या मैंग्रोव वेजिटेशन पाया जाता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा में सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनसे मजबूत और टिकाऊ लकड़ी प्राप्त होती है। वो मैंग्रोव ही होते हैं असल में, मतलब मैंग्रोव प्रकार के होते हैं। अब इसमें आप देखें कि गलत कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है वो इसमें से बी हो जाएगा। सेकंड वाला इसमें से गलत है। असल में ये जो सुंदरी के वृक्ष हैं, ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं, जो सुंदरवन का डेल्टा कहलाता है, वहां पाए जाते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बताइए। तो भारत में अगर देखा जाए तो दुनिया के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से भारत भी शामिल है, या भारत भी उसमें शुमार है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो लगभग 47,000 विभिन्न जातियों वाले पौधे पाए जाने के कारण भारत विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। पोजीशन देखते रहिएगा। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व के फूलों के पौधों का 6% आते हैं। इसमें से कोई भी गलत नहीं है, ये भी दिया हुआ है। अब इसमें आप देखकर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, जितना डाटा दिया है वो सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में विकसित होते हैं जहां पे 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए जो शुष्क ऋतु है वो भी पाई जाती है। ठीक है। और एक सींग वाला गैंडा असम और सिक्किम के जंगलों में पाया जाता है। असम में तो पाया जाता है, लेकिन सिक्किम भी यहां दे दिया है। अब देख लीजिए इसमें से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 52 जो है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। गलत दोनों है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों जो है यहाँ रॉन्ग है। उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इन्हें शुष्क ऋतु एक थोड़े समय के लिए चाहिए होती है, बाकी समय वर्षा। और वर्षा का प्रतिशत जो है या मात्रा जो है वो 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। यहाँ 150 दिया है, तो ये गलत है। और यहाँ असम के साथ जो सिक्किम जोड़ दिया है, यहाँ अगर वेस्ट बंगाल दिया होता तो सही होता, लेकिन वो भी गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए, यहाँ 3 स्टेटमेंट दिया है, गलत की तलाश आपको करनी है। और ये सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में है। तो पहले वाले में कहा गया कि ये जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 70 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है एवरेज। और आर्द्र पर्णपाती वन जो होते हैं, यानी मॉस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, वो उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। शुष्क पर्णपाती वन यानी ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो उन एरियाज में पाए जाते हैं जहां 70 से 100 का आंकड़ा होता है वर्षा का। अब इसमें आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मतलब वही गलत है। गलत की तलाश आपको करनी थी, और इसका पहला वाला गलत है। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, ठीक है, उनकी अगर हम बात करें तो ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में, माफ कीजिएगा, 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। और यहाँ पे 250 दे दिया है, तो इसलिए ये गलत हो गया है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें कहा गया कि उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहां पर पाए जाने वाले पेड़ चीड़, देवदार, सिल्वर फर और स्प्रूस होते हैं। इस प्रकार की वनस्पतियां होती हैं। थ्रोन फॉरेस्ट और श्रब्स जो होते हैं, उसमें अगर देखें तो अकासिया है, खजूर है, इसके अलावा यूफोर्बिया है, नागफनी है, ये सब आते हैं। जो पर्वतीय वन होते हैं, माउंटेनियस फॉरेस्ट होते हैं, उसमें आबनूस, महोगनी, रोजवुड, सिनकोना, ये सब आते हैं। सही क्या है? तो 54 का राइट आंसर इसमें से बी हो जाएगा। जो थ्रोन फॉरेस्ट का दिया है वही सही है, बाकी जितने हैं वो सब इसमें गलत हैं। असल में उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं, वहां पे आबनूस जैसे दैत्याकार पेड़ पाए जाते हैं, सिनकोना पाया जाता है, रोजवुड यानी जो मॉलश्री है वो पाया जाता है। कटीले वन और झाड़ियां अगर देखें, थ्रोन फॉरेस्ट जो है, श्रब्स, उसमें खजूर, यूफोर्बिया, ये सब पाए जाते हैं, तो वही एकमात्र सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। और इसमें कहा गया है कि जेट स्ट्रीम के बारे में देखिए। तो ये जो जेट स्ट्रीम होती है, ये 27 अंश से लेकर 30 अंश जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड होता है उसके बीच में पाई जाती है। और इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं यानी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहा जाता है। और देयर आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड इन द ट्रोपोस्फियर। देयर स्पीड इज 110 किलोमीटर पर आवर इन समर एंड 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर। यहाँ समर में कम और विंटर में ज्यादा होती है, ऐसा दिया है। अब इसमें आप देखकर बताएं गलत क्या है। तो 55 का डी हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं, जितना है वो सब सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए, व्हेन वाज द गंगा एक्शन प्लान लॉन्च्ड, व्हेन वाज द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान लॉन्च। दोनों जो प्लान है उनकी लॉन्चिंग की डेट आपको बतानी है, देख लीजिए इसमें। और क्वेश्चन नंबर 56 जो है, इसका करेक्ट आंसर इसमें सी वाला हो जाएगा, 1985 गंगा एक्शन प्लान, और नदी संरक्षण योजना का 1995। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू इंडस वाटर ट्रीटी।
इंडस वाटर ट्रीटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। इंडिया कैन यूज ओनली 25% ऑफ टोटल वाटर कैरिड बाय इंडस रिवर सिस्टम, केवल 25% भारत इस्तेमाल कर सकता है। और ये जो पानी है इसका इस्तेमाल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान स्टेट जो है इनके दक्षिणी पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए किया जाता है। अब इसमें आप देखकर बताएं कि गलत कौन सा है। तो गलत इसका केवल पहला वाला है, ये जो सिंधु जल संधि है उसके हिसाब से भारत पूरे पानी का, सिंधु नदी के पूरे पानी का केवल 20% हिस्सा ही उपयोग कर सकता है या इस्तेमाल कर सकता है। बाकी जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है, यहाँ 25 नहीं 20 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए, इसमें कहा गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द कावेरी बेसिन इज नॉट एक्सटेंडेड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। ये दोनों चीजें पूछी जा रही। अब इसमें आप देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और भीमा। ठीक है, ये वाला जो पेयर है ये परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कृष्णा द्रोणी का विस्तार नहीं है, मतलब कृष्णा बेसिन जो है वो एक्सटेंड नहीं करता है, और कौन सी नदी जो है वो कृष्णा की सहायिका नहीं है, ये आपको देखना है, जैसे पीछे पूछा गया था उसी प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 59 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से डी हो जाएगा, केरला और हेमावती। ठीक, केरला और हेमावती। कृष्णा नदी जो है इसकी द्रोणी महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में जो महाबलेश्वर है उसके नजदीक एक स्रोत से निकलकर करीब ये 1400 किलोमीटर तक बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये रास्ता है इसका, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, इस प्रकार की इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें पूछा गया है कि महानदी रिवर जो है वो किस राज्य से निकलती है और कहाँ पर इसके बेसिन का जो एक्सटेंशन है वो नहीं पाया जाता है। ये 2 चीजें एक साथ पूछी गई हैं और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 61 में कहा गया कि अबाउट 50% ऑफ बेसिन एरिया ऑफ गोदावरी लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। ये 2 चीजें पूछी जा रही हैं, आप देखें इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 जो है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, वो स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र है, और माही रिवर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट संगमरमर के जो चट्टान है उनके गहरे गार्ज से होकर बहती है और यहाँ पर नदी तीव्र ढाल से गिरती है तो इसे धुआंधार प्रपात, मतलब इससे बनने वाला जो झरना है उसको धुआंधार प्रपात कहते हैं। नर्मदा है, और कौन हो सकता है। इतनी ज्यादा ऊंचाई से गिरती है कि जब पानी नीचे गिरता है तो धुएं जैसा वातावरण पैदा हो जाता है, लगता है कि धुआं निकल रहा है, इसीलिए इसको धुआंधार कहा जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस शिखर पर पहुंचने पर ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो एक यू टर्न लेती है और एक गार्ज के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में घुस आती है, चीन के लाख रोकने के बावजूद। तो आप बताइए कि ये कौन सा जगह है। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से सी वाला हो जाएगा, ये नामचा बरवा है। ठीक है, यहां से ब्रह्मपुत्र जो है वो ये शिखर है, असल में चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 7757 मीटर के लगभग है, और यहां से अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार से यू टर्न ले लेती है और गार्ज बना के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 64 में इनकरेक्ट ऑप्शन आपसे पूछ रहा है। तो अंबाला सिटी जो है वो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का जो सिस्टम है उसके बीच में जल विभाजक का काम करती है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र ये समुद्र में घुलने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। तो इनके नाम बदल जाते हैं एरिया बदलने पर, ये आपने सुना होगा। अब इसमें आप बताइए कि गलत क्या है। तो 64 का केवल जो पहला वाला है वो गलत है। अंबाला सिटी जो है वो सिंधु और गंगा के बीच में जल विभाजक का काम करती है। थोड़ा सा अगर एरिया का ज्ञान होगा तो बहुत आराम से आप कैच कर सकते हैं। पहला वाला गलत है, और उसके बाद जो सेकंड वाला है वो सही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब विलीन होती है तो उससे पहले इनका नाम मेघना हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी ये कौन से हिमानी यानी कौन से ग्लेशियर से जनरेट होती है, ये आपको बताना है। और अलकनंदा उत्तराखंड में कहां पर आकर इससे मिलती है। तो जो पंचप्रयाग है वो आपको मालूम होनी चाहिए, कहां कौन सी नदी आपस में मिल रही है। अब 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा, मतलब गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। असली गंगा यही है जो कि भगीरथ के प्रयास से शंकर जी की जटा से निकलकर बाहर आई, मतलब स्वर्ग से उतरी, फिर शंकर जी की जटा में वहां से नीचे आई, और फिर अलकनंदा इनको सपोर्ट करती है बाद में। कहां पे सपोर्ट करती है, देवप्रयाग में। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा गया कि सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग जो है वो भारत के 3 राज्यों में लोकेट करता है। कौन सा राज्य उसके अंतर्गत नहीं आता है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 66 जो है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उत्तराखंड उससे बाहर है, बाकी सब इसके अंदर आते हैं, मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब। इसके बाद बाकी हिस्सा पाकिस्तान में है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 5 नदियां आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है, और कौन सी नदी उन 5 के अंतर्गत नहीं आती है, ये आप देखिए। तो इसमें से डी वाले ऑप्शन को बाहर कर लेते हैं। घाघरा उसमें कहां से घुस जाएगी। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम ये आपस में मिलकर मिठान कोट के पास, या मिठन कोट उसको कहा जाता है, वहां पर सिंधु में जाकर मर्ज हो जाती। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें कहा गया कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालय
डू द थ्री रिवर घाघरा, गंडक एंड कोशी ओरिजिनेट, मतलब कहाँ से, हिमालय का कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ से ये तीनों निकलती हैं। और विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी ये नदी है, मतलब किस नदी की है ये आपको बताना है। अपवाह द्रोणी का मतलब होता है ड्रेनेज बेसिन, तो यहाँ पर कौन सी नदी का सबसे बड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। घाघरा, गंडक और कोसी ये कहाँ से निकलती है, नेपाल हिमालय से निकलती है। और सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किसकी है, अमेजन के अलावा किसकी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें कहा गया कि किस पर्वत शिखर की ऊंचाई सबसे कम है और यह जो पर्वत शिखर है ये कौन से देश में स्थित है, ये भी आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। गुरु मानधाता और मनधाता यहाँ नहीं होगा, मानधाता होगा। और उसके अलावा देखा जाए तो नेपाल। क्वेश्चन नंबर 70 को देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि गलत विकल्प कौन सा है। तो पश्चिम बंगाल और असम दोनों देशों बांग्लादेश और भूटान की सीमा को छूते हैं, मतलब ये जो राज्य है हमारे ये दो देशों बांग्लादेश और भूटान की सीमा को छूते हैं। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार और भूटान दोनों की सीमा को छूता है। मिजोरम जो है वो म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा को टच करता है। कौन सा गलत है इसमें से, बॉर्डर टच करने की बात है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, इसमें से कुछ भी इनकरेक्ट नहीं, जितने हैं वो सभी सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको बाहर करनी है। तो भिलाई स्टील प्लांट जो है ये सोवियत यूनियन के कोलेबोरेशन से बना है। बोकारो वाला जो है वो सोवियत यूनियन के कोलेबोरेशन से बना है। रशिया के सहयोग से बना है दुर्गापुर और जर्मनी के सपोर्ट से बना हुआ है राउरकेला। अब इसमें से गलत क्या है, तो गलत इसमें से है आपका सी वाला, दुर्गापुर वाला। दुर्गापुर जो है ये इस्पात संयंत्र है और ये यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये गलत दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, नेशनल वाटरवे नंबर 1 मतलब जो जल मार्ग संख्या 1 है, डज नॉट फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ये आप इसमें से देख लीजिए। और नेशनल वाटरवे नंबर 4 डज नॉट फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, मतलब कौन कौन से राज्यों से ये दोनों नहीं गुजरते। और क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, ओडिशा और कर्नाटक ये दो पेयर हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 को देखिएगा, कौन सा प्रमुख मेट्रो शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग या राजमार्ग परियोजना जो है उसके अंतर्गत नहीं आता है। और इस परियोजना के अंतर्गत पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है, ये जगह का नाम भी आपको बताना है। दो चीजें एक साथ देखनी है। और 73 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा, ये बेंगलोर और पोरबंदर हो जाएगा, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग मतलब दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई, और दो गलियारे मतलब दो कॉरिडोर इसमें है। तो एक आप देखें उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ेगा, और जो पूर्व पश्चिम वाला कॉरिडोर है वो सिलचर यानी असम वाला जो एरिया है उसको पोरबंदर गुजरात से जोड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, सबसे कम जो कोस्ट लाइन है वो किसकी है। और 74 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से बी हो जाएगा, यानी कर्नाटका। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यहाँ कहा गया कि फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट डज द न्यू नेशनल वाटरवे, माफ कीजिएगा, न्यू नेशनल हाईवे नंबर 19 पास थ्रू, द न्यू नेशनल हाईवे नंबर 19 डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, मतलब कहाँ से गुजरता है और कहाँ से नहीं गुजरता है, ये दोनों चीजें पूछी जा रही। तो अब यहाँ देखकर आप बताएं। देखिए 75 का ए वाला सही हो जाएगा, 5 राज्यों से गुजरता है, छत्तीसगढ़ उसमें शामिल नहीं है, मतलब बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, व्हेन वाज द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, व्हेन वाज द एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज्ड, ये दो चीजें एक साथ पूछी जा रही हैं और यहाँ दोनों की डेट आपको बतानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से सी वाला हो जाएगा, 1960 सीमा सड़क संगठन और वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण जो होता है वो 1953 में होता है, तो सी वाले ऑप्शन को चुना। 77 को देखते हैं, इन करेक्ट ऑप्शन को आपको बाहर करना है। तो मयूरभंज जिला जो झारखंड का है वो तांबे का काफी मुख्य उत्पादक जाना जाता है। राजस्थान की जो खेतड़ी की खाने हैं वो तांबे के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश का बालाघाट खान वाला जो एरिया है वो देश का लगभग 52% तांबा प्रोड्यूस करता है। तो इसमें से गलत क्या है, 77 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है वो झारखंड का है और ये कॉपर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, यही यहाँ पे गलत है। ये जो है इसमें झारखंड के एरिया में अगर देखें तो सिंहभूम जिला जो है वो तांबे का मुख्य उत्पादक जाना जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में आपसे गलत पूछ रहा है कौन सा है। तो ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ की जो कोरडमा, गया, हजारीबाग, अभ्रक पेटी है वो अग्रणी उत्पादक क्षेत्र के तौर पर जानी जाती है। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक बेल्ट जो है, मतलब जो यहाँ माइका एरिया है या माइका बेल्ट है, वो देश की महत्वपूर्ण अभ्रक पेटी के तौर पे जानी जाती है। तो गलत क्या है इसमें से, अब यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, गलत की तलाश आपको करनी है। 78 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मतलब बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ की जो कोरडमा, गया वाली, हजारीबाग वाला दिया हुआ है। असल में ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, ये सही है, लेकिन ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसमें बिहार, झारखंड का जो कोरडमा, गया, हजारीबाग, अभ्रक पेटी
पूरा क्षेत्र ये अग्रणी उत्पादक के तौर पे देखा जाता है। छत्तीसगढ़ इससे बाहर है, तो छत्तीसगढ़ को इससे निकालने की आवश्यकता थी, ये गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 को देखिए, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो मैग्नीज के भंडारण में उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा राज्य है और 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 किलोग्राम मैग्नीज की जरूरत होती है। मैग्नीज का इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट के निर्माण में किया जाता है। अब इसमें से गलत कौन सा है ये आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, कुछ भी गलत नहीं है, जितना दिया है वो सभी सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 को देखिएगा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें कहा गया है कि ओडिशा में मयूरभंज और केंदुझर जो जिले हैं वहां पे बादाम पहाड़ की जो खदानें हैं यानी माइंस हैं, वहां हाई क्वालिटी का हेमेटाइट आयरन ओर निकाला जाता है। मतलब आयरन ओर की भी वैरायटी होती है, तो हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा है वो प्राप्त किया जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की जो पहाड़ियां हैं वहां की बैलाडीला श्रेणियों में बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का हेमेटाइट पाया जाता है। अब इसमें आप देखकर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 80 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा, सही दोनों है, इसमें दोनों सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 को देखिए, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो बायोटिक रिसोर्सेज जो है उसमें फिशरीज आते हैं, लाइव स्टॉक आते हैं, इसके अलावा फॉरेस्ट जो है वो भी आते हैं। और जो एबायोटिक सोर्सेज है उसमें रॉक और मेटल्स आते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज जो है उसमें सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर है, ये सब आता है। नॉन रिन्यूएबल जो है मतलब अनवीकरणीय, उसमें मिनरल्स आते हैं, फॉसिल फ्यूल आते हैं। तो इसमें 3 सही है, कोई एक गलत है। कौन सा गलत है आप देखिए इसका ए हो जाएगा। बायोटिक सोर्सेज जो दिए हुए हैं उसमें अगर आप देखें तो मत्स्य जीवन और पशुधन आते हैं, लेकिन इसमें फॉरेस्ट जो है उन्हें शामिल नहीं किया गया है। अजैविक संसाधन जो है उसमें अगर देखा जाए तो चट्टानें और धातुएं आते हैं, ठीक। तो बाकी जितने हैं उनकी तुलना में अगर देखा जाए तो ये जैव संसाधन में मत्स्य जीवन, पशुधन और वन जो शामिल कर लिया है, तो फॉरेस्ट इससे बाहर हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा जा रहा है कि सभी खनिज जल संसाधन, वन्य जीवन राजनीतिक सीमाओं के भीतर भूमि और तट से कितने समुद्री मील तक के महासागरीय क्षेत्र को प्रादेशिक जल कहा जाता है। मतलब ये टेरिटोरियल वाटर के तौर पे जाना जाता है। अब इसमें आप देखकर बताइए, लगभग का इसमें आंकड़ा दिया हुआ है, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 82 जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ये 12 नॉटिकल माइल अप्रोक्सीमेटली होगा यहाँ पे डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में 2 स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट की तलाश आपको करनी है। तो जून 1996 में ब्राजील का जो रियो डी जेनेरियो है वहां पे पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, मतलब जो अर्थ समिट हुई थी, उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और एजेंडा 21 ये 1991 में ब्राजील का जो रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन हुआ था, उसमें विश्व नेताओं के द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा है। अब इसमें आप देखकर बताएं कि कौन सा गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में दोनों गलत है। जून 1992 में मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट गैदर्ड इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। तो यहाँ जो डेट है वो 1996 नहीं बल्कि 1992 है, तो ये गलत हुआ, दोनों गलत है वैसे। और दूसरे वाले में जो एजेंडा 21 की बात की गई है, तो ये डिक्लेरेशन इसकी साइन कब होती है, जो लीडर्स हैं वो आपस में मिलकर साइन करते हैं 1992 में, जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस था इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट पर, उसमें। और इसका जो वेन्यू था वो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में था, तो ये दूसरा वाला भी गलत है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में आपसे कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन की तलाश करिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लब ऑफ रोम ने 1986 में, माफ कीजिएगा 1968 में पहली बार अधिक व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। और 1985 में ब्रुंडसलैंड आयोग रिपोर्ट जो थी उसने सतत विकास यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी अवधारणा को पेश किया था और संसाधन संरक्षण के साधन के तौर पे इसकी वकालत की थी, मतलब इसका पक्ष लिया था। अब इसमें से गलत कौन सा है? तो 84 जो आप देख रहे हैं इसका दूसरा वाला गलत है। 1987 में ब्रुंडसलैंड आयोग जो था, इसकी जो रिपोर्ट होती है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पेश किया जाता है और इसे संसाधन संरक्षण के साधन के तौर पे माना जाता है, मतलब उसकी वकालत की जाती है। तो यहाँ डेट कुल मिलाकर गलत दी है, यहाँ 87 होगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। इनकरेक्ट ही हमें चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 85 में कहा गया कि करेक्ट ऑप्शन को बाहर करिएगा। अब इसमें से आप देखकर बताएं। तो देखिए 85 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से ए हो जाएगा, वही एकमात्र सही है। भारत में पर्वत संपूर्ण भूमि क्षेत्र का 30% भाग पूरा कवर किए हुए हैं, यही एकमात्र सही है। बाकी जो है उसमें अगर आप देखें तो पठार जो है वो 27% और मैदान जो है वो 43% पूरी एरिया का, मतलब पूरी जमीन का कवर किए हुए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि पंजाब और हरियाणा में कितने % भूमि पर खेती की जाती है और 3 नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं वहां 10% से भी कम क्षेत्र में बुआई का या जो खेती का काम है वो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन 3 पूर्वोत्तर के राज्यों में नहीं आता है, ये आपको बताना है। थोड़ा सा ये आपस में मिला हुआ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। इसमें पहले तो परसेंटेज और उसके बाद जो शामिल न होने वाला पूर्वोत्तर का राज्य है वो बताना है।
और 86 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, 80%। ठीक है, 80% एरिया जो है, मतलब छोटी सी जमीन का दायरा ही है पंजाब हरियाणा का, उसमें भी 80% पे खेती करते हैं, इसीलिए समृद्ध है। और अरुणाचल उन राज्यों में नहीं आता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में कहा गया कि अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, मतलब भूमि का ह्रास होता है सिंचाई ज्यादा करने से, और बहुत ज्यादा सिंचाई करने से जल क्रांतता की स्थिति उत्पन्न होती है, और जो मिट्टी होती है उसमें लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है, मतलब सैलिनिटी और एल्कलिनिटी ये दोनों ही मिट्टी की इंक्रीज हो जाती है। तो इससे क्या होता है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो प्रभावित होती है। तो ज्यादा इरिगेशन ये नुकसानदेह। और ऊपर दिया गया जो वाक्य है ये किस राज्य के लिए लागू नहीं होता है। अब इसमें आप देखें कि कौन से राज्य में ये नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 87 जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश पर ये लागू नहीं होता है, बाकी सब पर लागू होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में कहा गया कि सही की तलाश करिएगा। तो डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव लीड टू सर्व लैंड डिग्रेडेशन इन स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। और ओवर ग्रेजिंग इज द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन द स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। देखिए, लैंड डिग्रेडेशन ये पूरी दुनिया में होता है, लेकिन हर एरिया की मतलब जो एरिया वाइज यहाँ डिफरेंस है उसके हिसाब से हर एरिया की अपनी समस्या होती है। तो यहाँ किसकी कहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन किस वजह से होता है ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, 88वां जो प्रश्न है इसमें सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही है। यहाँ एरिया वाइज जो ओवर ग्रेजिंग और डिफॉरेस्टेशन का कारण दिया हुआ है ये सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 में देखें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, और किसके बारे में, तो ये जलोढ़ मृदा के बारे में दिया हुआ है। एलुवियल सॉइल के बारे में गलत की तलाश करनी है। तो दीज सॉइल्स आर कंपोज्ड ऑफ डिपॉजिट बॉट बाई द टू इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ हिमालय, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, मतलब ये दो नदियों के निक्षेपों से बनी हुई है। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन स्पेशली द डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर आर आल्सो मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। अब इसमें आप देखकर बताएं कि गलत क्या है। और देखिए 89 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, केवल पहला वाला। ठीक है, केवल पहला वाला इसमें गलत है। जलोढ़ मृदा जो है ये 3 प्रमुख नदियों के द्वारा लाई हुई जो मिट्टी है या अवसाद है उससे बनी हुई है, उसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये 3 आते हैं। इसके बाद 90 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा गया कि गलत चुनिए। अब गलत ही आपको ज्यादा चुनना है इसमें से। तो आयु के आधार पे अगर देखें तो जो एलुवियल सॉइल है उसकी 2 वेराइटी होती है, एक तो बांगर होती है, दूसरी खादर होती है। खादर नई वाली होती है, बांगर पुरानी वाली होती है। और ज्यादातर जो एलुवियल सॉइल होती है उसमें पोटाश, नाइट्रिक एसिड, इसके अलावा चूना पाया जाता है। और ये गन्ने, चावल, गेहूं, अन्य अनाजों, दलहन, मतलब ओवरऑल हर अनाज के लिए अच्छी मानी जाती है। अब इसमें आप देखें गलत कौन सा है। तो 90 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें से गलत है। असल में इसमें अगर कॉम्बिनेशन देखें तो पोटास, फास्फोरिक एसिड और जो लाइमस्टोन या लाइम है वो पाया जाता है। और ये गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों तथा दलहन की खेती के लिए उपयोगी होती हैं। बाकी जो पहला वाला था वो सही था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। पुरानी वाली को बांगर कहते हैं और नई वाली को खादर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन को बाहर करिए। ब्लैक सॉइल से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो इन्हें रेगुड़ भी कहा जाता है और ये काली मृदा कपास के लिए काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। ये जो काली मिट्टी है मतलब इसे काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका रंग काला होता है। और ये मिट्टियां जो है ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती हैं। ये मिट्टी जो है ये दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कावेरी नदियों की घाटी तक फैली हुई है। अब इसमें आप देखें कि गलत कौन सा है। तो 91 का डी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो इसमें फैलाव इसका दिया है ना वही गलत है। ये गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक फैली हुई है पूर्व दिशा में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 को देखिएगा। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। लैटेराइट सॉइल के बारे में दिया हुआ यहाँ स्टेटमेंट है। तो देखिए 92 जो है इसमें पहले वाले में कहा गया कि उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु के क्षेत्र है, मतलब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एरिया है, वहां पे ये वेट और ड्राई सीजन के कारण, मतलब जो आर्द्र और शुष्क ऋतुएं होती हैं उनके एक के बाद एक आने की वजह से होती है, तभी इनका निर्माण होता है। और इनकी जो प्रवृत्ति है वो एसिडिक होती है। एसिडिक नेचर की होने की वजह से ज्यादा कुछ इसमें पैदा नहीं होता। और ज्यादातर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र का जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, इस प्रकार के इलाकों में ये पाई जाती हैं। इस पे पर्णपाती और सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये भी दे दिया है। ह्यूमस बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अब देखिए गलत क्या है। तो 92 का जो राइट आंसर है वो इसमें से कुछ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि हम किसी को भी नहीं चुन सकते हैं। असल में लैटेराइट मिट्टी जो होती है इसका निर्माण जो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है वहां पर होता है। एक के बाद एक मौसम आने की वजह से, मतलब आर्द्र शुष्क वाला जो मौसम है एक के ऊपर एक आ जाता है, इस वजह से ये बनती है। और इनकी अम्लीयता ज्यादा होती है, गहरी अम्लीय होती है। और साथ में इनका जो रीजन है वो भी ठीक दिया है। यहाँ पे पर्णपाती सदाबहार वन पाए जाते हैं, ह्यूमस अच्छी मात्रा में मिलता है। तो कुछ भी तो इसमें से गलत नहीं है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो मृदा संरक्षण की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको अपनाकर लैटेराइट मिट्टियों का या मिट्टियों पर कर्नाटक, केरल और आंध्र में चाय और कॉफी उगाई जाती है।
ठीक है। और तमिलनाडु, आंध्र और केरल तथा कर्नाटक की लाल लेटेराइट मिट्टियां जो है वो काजू की फसल के लिए काफी ज्यादा सुटेबल होती हैं। अब इसमें आप देखें गलत कौन सा है, तो 93 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, दोनों गलत हैं। असल में मिट्टी के प्रोटेक्शन की बात करें, सॉइल कंजर्वेशन होता है तो उसकी टेक्नोलॉजी को अपनाकर लेटेराइट मिट्टी में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु यहाँ पे चाय कॉफी उगाई जाती है, और तमिलनाडु, आंध्र और केरल की जो लाल लेटेराइट मिट्टी है वहाँ पे काजू की खेती अच्छे तरीके से हो सकती है। इसके बाद अगले वाले को देखें, 94 में कहा गया कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्पीशीज हैव नॉट बीन केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। ये कौन सी वेराइटी है? दो अलग अलग चीजों के बारे में पूछा है, तो अब यहाँ देखें काला हिरन और मगरमच्छ दिया है, यानी ब्लैक बक और क्रोकोडाइल। और 94 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संरक्षण संघ जो है उसके हिसाब से काला हिरन, मगरमच्छ, जंगली गधा जो भारतीय जंगली गधा है, इसके अलावा जो इंडियन राइनोसोरस है, सिंगपुच्छी मकॉक है, संगाई डियर है, ये सब संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में रखे गए। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 95 में कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन को बाहर करिए, और ये उसी संगठन के हिसाब से, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचर। तो ये आप देखें सुभेद्य प्रजातियां, वल्नरेबल स्पीशीज जो है उसमें ब्लैक शीप, ब्लू शीप जो है वो आती हैं। इसके अलावा एशियन एलिफेंट उसमें शामिल है, गंगेटिक डाल्फिन जो है ये भी वल्नरेबल में डाले गए। रेयर स्पीशीज में अगर देखें तो अंडमान टील है, इसके अलावा निकोबारी पीजन है, अंडमानी जंगली सुअर है, और इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश के मिथुन है वो भी आते हैं, गौर जिन्हें कहा जाता है। अब इसमें आप देख लीजिए कौन सा गलत है, तो 95 का करेक्ट आंसर सेकंड वाला हो जाएगा, यानी बी वाले को चुन लेते हैं। असल में इसमें वन सर्वेक्षण की बात, तो मिथुन या अंडमानी तील जो है ये असल में रेयर स्पीसीज की श्रेणी में नहीं आते हैं, बल्कि ये जो इंडेमिक स्पीशीज हैं उनकी श्रेणी में आते हैं, तो यहाँ कैटेगरी गलत दी हुई है, तो सेकंड वाला गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। अब यहाँ जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो किसके बीच में लगभग इतने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया, मतलब कौन सा ऐसा साल था जिसके बीच में इतना जो एरिया है वो वन क्षेत्र था उसको खेती करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। अब इसमें आप देखकर बताएं, तो 96 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी 26,200 स्क्वायर किलोमीटर, और ये हुआ है 1951 से लेकर 1980 के बीच में। बहुत ही बुरी बात है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 को देखिए, यहाँ कहा गया कि विशेष रूप से किन क्षेत्रों में एक प्रकार की काटने और जलाने वाली जो स्थानांतरित कृषि है उसके द्वारा वनों को कम किया जा रहा है, यानी वनों का विनाश हो रहा है, ये कौन सा इलाका है? तो 97 का राइट आंसर इसमें से कौन सा होगा? ये झूम खेती है, काटना जलाना जो प्रोसेस चलता है। तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है इंडिया में और जो मिडिल पार्ट है भारत का, वहां पे इस तरह की प्रचलन जो खेतियां हैं वो प्रचलित होती हैं, तो सी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद 98 नंबर के क्वेश्चन में शिफ्टिंग कल्टीवेशन और रीजन दे रखा है, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। पामादाबी आंध्र प्रदेश, कुरुआ झारखंड, दीपा छत्तीसगढ़ और वॉल्ट्रे राजस्थान। इसमें से आप देखकर बताएं। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वही इनकरेक्ट है, बाकी सब तो सही है। पूमा दाबी को अगर देखें या पामा दाबी, तो ये ओडिशा की है, न कि आंध्र की, बाकी सब सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 99 में आपसे गलत चुनने के लिए कहा जा रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट सन 2000 का है, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 का है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो असल में 1980 का है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1976 का है। ये इतना आसान प्रश्न है कि बहुत आराम से किया जा सकता है। इसमें आप देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कब का है? ये 1972 का है, सभी जानते हैं, तो इसमें यही गलत है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन को बाहर करिए। तो यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, रबड़ के बारे में कहा जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। ये इक्वेटोरियल रीजन की फसल है और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी कुछ स्पेशल कंडीशन में जनरेट हो सकती है, मतलब इसे ग्रो कर सकते हैं। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट की होती है। रेनफॉल अच्छा खासा चाहिए, मतलब 300 सेंटीमीटर तक की बारिश चाहिए। टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का होना चाहिए। और मेनली इसको उगाया जाता है अपने देश में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड और गारो हिल्स जो मेघालय की है वहां पर। अब इसमें से आप देखकर बताएं कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो देखिए इसका बी वाला जो है वो इनकरेक्ट है, जहां पे इतनी सारी रिक्वायरमेंट इसकी दे दिया है। इसके लिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान वाला जो जलवायविक मौसम है वो चाहिए होता है। ठीक, तो यहाँ तक हमने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट मिलते रहेंगे, इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।